नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीए श्वेता जैन और आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि टीडीएस सैलरी पर टीडीएस कैसे किया जाता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है और यदि आपका टीडीएस हो गया है तो उसका आप रिफंड कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि टीडीएस ऑन सैलरी क्या होता है। टीडीएस ऑन सैलरी के लिए सेक्शन 192 इनकम टैक्स में दी गई है, जो कि बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि सैलरी हेड के अंतर्गत सैलरी देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो सैलरी का पेमेंट करते वक्त इनकम टैक्स को डिडक्ट करके जो है वो बची हुई अमाउंट जो सैलरी की है वो एम्प्लॉय को दे दे। और ये जो इनकम टैक्स डिडक्ट होता है वो टीडीएस कहलाता है। और ये टीडीएस जो है वो एवरेज रेट से होता है। एवरेज रेट कैसे निकालते हैं वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। पहले हम यह भी समझ लेते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस कोई अलग तरह का टैक्स नहीं होता। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जहां पर सोर्स हो रहा है वहीं पे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मीन्स क्या कि जैसे आपका डायरेक्ट इनकम टैक्स होता है। आप पूरे साल की अर्निंग पर जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, पूरे साल की अर्निंग उसमें बताते हैं, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आपको पे करना होती है। तो इसमें क्या होती है कि कर चोरी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। लोग क्या करते हैं कि अपनी इनकम शो नहीं करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता लेके आई है। एक इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए उन्होंने टीडीएस की कॉन्सेप्ट लिया कि जहां पर भी सोर्स है वहीं पर इनकम टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए। तो इससे क्या होगा कि उनको शुरू में ही जैसे जैसे आपकी इनकम होती जा रही है वैसे वैसे गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, सैलरी में से आपका इनकम टैक्स डिडक्ट करेगा, वो इनकम टैक्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा कर देगा और बाकी सैलरी आपको मिल जाएगी। यानी कि ये जो टीडीएस होता है वो आप एम्प्लॉयर के पास कुछ नहीं रहता है। एम्प्लॉय क्या करेगा, आपसे टीडीएस ले डिडक्ट करेगा और वो अमाउंट वहां पे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा करवा देगा। तो ये आपका जो एक तरह से इनकम टैक्स ही है, जो आप अभी से ही, आप शुरू से ही जैसे जैसे इनकम होती जा रही है वैसे वैसे आप पे करते जा रहे हैं। और जब आप फाइनल जो आपका टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो आती है उसमें से ये टीडीएस की अमाउंट जो है, इनकम टैक्स की अमाउंट आपकी एडजस्ट हो जाती है। और यदि उसके बाद अगर और आपकी लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आती है तो क्या होगा, आपको एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि मान लीजिए टैक्स लायबिलिटी कम बनती है और टीडीएस ज्यादा हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, टीडीएस जो होता है वो सोर्स पे ही, यानी कि जब आपको सैलरी मिलती है उसी वक्त आपके एम्प्लॉयर द्वारा डिडक्ट कर लिया जाता है और ये मंथली डिडक्ट किया जाता है। Who is liable to deduct TDS on salary? सैलरी पर टीडीएस करने के लिए चाहे आपका एम्प्लॉयर इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एचयूएफ हो, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी को करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एम्प्लॉयर का स्टेटस क्या है। यदि उनके बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है तो वो सैलरी के ऊपर उनको टीडीएस करना ही है। और वहां पर एम्प्लॉयर के अंडर में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उन पर टीडीएस की लायबिलिटी आती है। अब बात करते हैं कि किस टीडीएस रेट क्या होती है, किस रेट से टीडीएस करना होता है सैलरी पे। तो सैलरी पर जैसे कि कमीशन में, प्रोफेशनल सर्विसेज में क्या होता है कि एक फिक्स्ड रेट होती है कि 5% से 10%, 20%, इससे आपको एक टीडीएस करना होता है। लेकिन सैलरी में ऐसा नहीं होता है। सैलरी में नॉर्मल जो टैक्स स्लैब होती है उसी टैक्स स्लैब से आपको आपका टीडीएस किया जाता है। नॉर्मल टैक्स स्लैब मतलब कि जैसे कि अभी है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, यदि 5 लाख से और ऊपर इनकम होती तो 10%। तो जो टैक्स स्लैब आपके ऊपर लागू होती है उस टैक्स स्लैब के हिसाब से ही आपका जो है टीडीएस पूरे साल का कैलकुलेट किया जाता है। और फिर उसके ऊपर आपको मंथली क्या करते हैं, आपका टीडीएस किया जाता है। मैं आगे चल के और उसको एक्सप्लेन करूंगी। और यदि एम्प्लॉय के द्वारा यदि पेन नंबर नहीं दिया जाता है तो फिर उसका टीडीएस 20% की रेट से करना होता है। अभी जो अगर करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसमें न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन होता है कि आप कौन सा टैक्स सिस्टम को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, पुराना करना चाहते हैं, नया ऑप्ट करना चाहते हैं। यदि आप न्यू टैक्स में जाते हैं तो आपको क्या होते हैं, उसमें डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलेंगे लेकिन टैक्स रेट कम हो जाएगी। और ओल्ड टैक्स में जाते हैं तो आपको उसमें टैक्स रेट ज्यादा रहेगी लेकिन आपको जो है डिडक्शन के बेनिफिट उसमें मिल जाएंगे।
तो इसमें आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपके लिए अच्छा है, और आप क्या करेंगे, शुरू में ही अपने एम्प्लॉयर को बता देंगे कि हमारा जो टीडीएस हो वो न्यू टैक्स रिजीम से हो या ओल्ड टैक्स। आपको शुरू में ही अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करना होगा। अच्छा, इसका डिसीजन कैसे लेना है कि हमको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है न्यू टैक्स में, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अब बात उठती है कि यदि एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से आपको सैलरी मिलती है, कई बार क्या होता है कि आप पार्ट टाइम भी जॉब करते हैं तो आपको एक से ज्यादा एम्प्लॉयर से सैलरी मिलती है, और कई बार ऐसा होता है कि शुरू में कुछ मंथ आपने पुराने एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, फिर आपने जॉब छोड़ दी, उसके बाद आपने फिर दूसरे के यहाँ जॉब कर ली, तो इस तरह से आप क्या होता है कि एक ही फाइनेंशियल ईयर में आपके दो दो एम्प्लॉयर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको एक फॉर्म 12B होता है, उसमें फॉर्म 12B जो जिस भी एम्प्लॉयर के पास आप चाहते हैं कि वो हमारा टीडीएस कर ले, तो उस फॉर्म 12B में आपको अपने जो दूसरा एम्प्लॉयर है या जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर है, जिसकी या तो आपने जॉब छोड़ी तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर होगा, और यदि आप एक से ज्यादा एम्प्लॉयर है तो आप जो दूसरे एम्प्लॉयर है उनकी डिटेल आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म 12B में भरकर अपने किसी भी जिस एम्प्लॉयर के अंदर आप चाहते हैं कि वो हमारा टीडीएस करे, उसके पास फॉर्म 12B में अपनी सारी एम्प्लॉयर का डिटेल और उनकी इनकम, आपको उनसे कितनी इनकम हो रही है वो आप क्या कर सकते हैं, वो डिक्लेरेशन वहां पर अपने एम्प्लॉयर को या नए एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। आप सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे तो फिर वो क्या करेगा, जब वो आपकी टीडीएस की कैलकुलेशन करेगा, आपकी ग्रॉस सैलरी जब निकालेगा तो फिर वो उस इनकम को भी उसमें ऐड कर लेगा। और यदि आप ये चूज करते हैं कि नहीं, हमको सभी एम्प्लॉयर की डिटेल एक दूसरे को नहीं देना है, मतलब आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर या दूसरे एम्प्लॉयर की डिटेल आप नए एम्प्लॉयर को नहीं देना चाहते, तो इस केस में क्या होगा, सभी एम्प्लॉयर आपकी टीडीएस की कैलकुलेशन करेंगे और वो अपने अपने उन्होंने जितनी सैलरी पेड की है उसके हिसाब से वो टीडीएस निकाल के आपका टीडीएस कर लेंगे। फिर जो आपका फाइनल जो टैक्स रिटर्न आप फाइल करेंगे उसमें आपका वो सारे आपको एम्प्लॉयर की डिटेल उसमें आ जाएगी। आप ये भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं कि टीडीएस ऑन सैलरी कैसे होता है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपकी ग्रॉस सैलरी निकाली जाती है। ग्रॉस सैलरी मतलब आपको अलाउंसेस मिलते हैं, परक्यूसाइड्स मिलते हैं, प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मिलती है, सब जितना भी आपको सैलरी के रूप में मिलता है ग्रॉस, ध्यान रखिएगा इसमें कोई डिडक्शन नहीं चाहिए, तो जितनी भी ग्रॉस सैलरी आपको मिलती है वो सब स्टेप 1 में ले ली जाएगी। फिर उस ग्रॉस सैलरी में से, अच्छा, इस ग्रॉस सैलरी में आपके अलाउंसेस वगैरह सभी आ जाएंगे। फिर ग्रॉस सैलरी में से सेक्शन 10 के अंतर्गत जो अलाउंसेस एग्जम्प्ट हैं उन सबको डिडक्ट कर लिया जाता है, जैसे कि ट्रेवल अलाउंस है, एचआरए है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, तो ये सारे अलाउंसेस क्या करेंगे, हम इस ग्रॉस सैलरी में से डिडक्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, तो जो हमारी क्या आ गई कि इतनी अमाउंट हमको क्या है हमारे करंट एम्प्लॉयर से मिली है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 16 की डिडक्शन घटाएंगे। ये डिडक्शन कौन कौन सी होती है, पहली होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, वो तो आपको मिलती ही है, आपकी सैलरी कितनी भी हो आपको 50,000 की डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंसेस की डिडक्शन, उसके बाद टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन जो कि लगभग 2500 रुपए पर ईयर होता है, वो डिडक्शन। तो ये सारी डिडक्शन क्या है, यहाँ पर जो सैलरी हमारी आई थी उसमें से हम इस फॉर्म 16 की जो डिडक्शन है तीनों वो डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाएगी इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर उसके बाद आपको जोड़ना होती है एनी अदर इनकम रिपोर्टेड बाय द एम्प्लॉय, जैसे कि अब उसके बाद क्या होता है, कुछ दूसरी इनकम भी होती है, दूसरी इनकम भी अगर एम्प्लॉय रिपोर्ट कर देता है, रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपके एम्प्लॉयर को पता ही नहीं चलेगा। तो यदि दूसरी इनकम भी होती है जैसे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दो तरह की इनकम हो सकती है, या तो अगर आपने लोन लिया है तो आपने इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, आप इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या की नेगेटिव इनकम होगी, तो वो इनकम हम लेंगे। अगर नेगेटिव इनकम है तो वो क्या करेगी, आपकी जो ये सैलरी की इनकम जो है उसमें से वो इनकम घट जाएगी, तो आपकी इनकम और कम हो जाएगी और आपको टैक्स लायबिलिटी और कम हो जाएगी। तो ये जो इसके लिए अच्छा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यदि लोन के लिए आप इंटरेस्ट को आप चाहते हैं क्लेम करना, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आपका लोन सर्टिफिकेट आता है जिसमें कि पूरे साल का इंटरेस्ट
और कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल आप पे करेंगे पूरे साल में, वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो वो आपको अपने एम्प्लॉयर को देना होता है। ये सारी डिटेल आपको देनी होगी। तो फिर आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी या फिर और कोई अदर सोर्सेज की इनकम है जो कि आप चाहते, जो टैक्सेबल है, वो भी इनकम आप क्या कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दे सकते हैं। तो वो क्या करेगा, अपनी इनकम फ्रॉम सैलरी में से वो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम को ऐड कर लेगा। ऐसे यदि हाउस प्रॉपर्टी की यदि इनकम होगी तो ऐड कर लेगा, और यदि इंटरेस्ट है तो वो क्या कर लेगा, उस इनकम से डिडक्ट कर लेगा। इस तरह से आपकी क्या आ जाएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल की इनकम के बाद फिर आपकी 80 की डिडक्शंस जो होती हैं वो डिडक्ट कर ली जाएगी, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्यूशन फी, सुकन्या समृद्धि योजना, होम लोन प्रिंसिपल अमाउंट, डोनेशन है, जो भी 80C की 1.5 लाख की लिमिट है, 80D की लिमिट है, वो सारी 80C से लेके 80U तक की डिडक्शन जो है वो जो है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्ट कर ली जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, डोनेशन, ये सब डिटेल भी आपको क्या करने हैं, इन सब के प्रूफ आपको अपने एम्प्लॉयर के पास भेजना होते हैं। ये सब भेजेंगे तभी तो वो आपकी डिडक्शन, इन सबको डिडक्ट करके आपकी इनकम कम करके आपके टैक्स जो टीडीएस है वो आपका कम होगा। तो अच्छा होगा कि आप ये पहले ही इन सब चीजों की जो प्रूफ है आप वहां पर एम्प्लॉयर के पास भेज दें। तो इस तरह से आपकी क्या इनकम आ जाएगी, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। फिर जो टैक्सेबल इनकम आ गई है उसके ऊपर आपको टैक्स निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, टैक्स ऑन टोटल इनकम। टैक्स ऑन टोटल इनकम जो स्लैब रेट आपकी चल रही है, स्लैब क्या चल रही है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो जैसे कि अभी अगर अभी की बात करें अपन, तो 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं बनता है, और 2.5 लाख से 5 लाख पे, 2.5 लाख तो क्या है, नॉर्मल जो कि बिलो 60 ईयर्स है उनके ऊपर लागू होती है। 60 से 80 ईयर्स तक है तो फिर सीनियर सिटीजन है तो उनको उनके ऊपर 3 लाख तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, और अगर 80 ईयर से ऊपर है तो फिर उन पे 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। तो ये जो भी टैक्स स्लैब है उस टैक्स स्लैब से आपके क्या, आप टैक्स निकाल लेंगे। टैक्स निकालने के बाद फिर जो टैक्स लायबिलिटी आपकी आती है, उस टैक्स लायबिलिटी में से आपको अंडर सेक्शन 87A में से रिबेट दी जाती है। 87A की रिबेट क्या होती है, 5 लाख तक की यदि आपकी टोटल इनकम होती है तो 5 लाख तक आपको जो है सारा जितना भी 5 लाख की इनकम पे जो टैक्स बनता है वो सारा क्या हो जाता है, आपका जो रिबेट मिल जाती है, मतलब आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता। एक तरह से 5 लाख तक की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा आपको कि ये जो रिबेट है वो आपकी जितनी इनकम है बस उसके मान से जो निकलेगी वो 5 लाख, ऐसा नहीं है कि यदि आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ही आपको ये रिबेट मिलेगी। यदि 5 लाख से ज्यादा यदि आपकी इनकम है तो फिर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि जैसे 10 लाख की इनकम है तो 5 लाख तक की रिबेट मिल जाए। अगर 5 लाख से ऊपर यदि आपकी सैलरी बनती है तो इनकम होती है तो फिर आपको ये रिबेट नहीं मिलती है। फिर उसके बाद आपको रिबेट के बाद जो आपका टैक्स लायबिलिटी आती है उस पर सरचार्ज यदि एप्लीकेबल होगा तो सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एप्लीकेबल होता है वो लगेगा। उसके बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स पेबल, कितना टैक्स आपको देना है वो आ जाता है। उसके बाद रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आपकी डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपकी सैलरी की क्या होगी। अच्छा, ये पूरी कैलकुलेशन क्या होती है, पूरे साल की आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाली, मतलब टीडीएस करने के लिए पहले आपकी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी निकाली जाती है। फिर क्या करते हैं, मैंने आपको शुरू में बताया था एवरेज रेट। एवरेज रेट मतलब कि अब ये नेट टैक्स लायबिलिटी आ गई। अच्छा, ये सारी कैलकुलेशन साल के शुरू में ही कर ली जाती है। उसमें ये मान के चलते कि पूरे साल में जो आपकी जो भी सैलरी है वो आपको जो मिलेगी पूरे साल में, उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, पहले से ही ये निकाल लेते हैं कि आपको पूरे साल में कितना आपका टैक्स लायबिलिटी आप पर आएगी। फिर उस टैक्स लायबिलिटी को वो क्या करेंगे, जितने भी मंथ आपके साल में होते हैं, जैसे मान लो कि आपने लेट ज्वाइन करा है, आपने मान लो कि उस साल में आपका 8 मंथ ही हो रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो उस टैक्स लायबिलिटी को 8 मंथ में डिवाइड कर देगा। यदि पूरे साल आपने काम कर रहे हैं तो आपको 12 मंथ में वो डिवाइड कर देगा। और जितनी भी, जैसे कि मान लो 1,20,000 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी है, और 12 मंथ आप काम कर, आपने अप्रैल से ही आपकी जो है आप वहां पे काम करते हैं तो आपकी 1,20,000 में से उसको 12 महीने में वो डिवाइड कर देगा, तो आपकी क्या बन जाएगी, 10,000 रुपए महीना आपका टीडीएस बन जाएगा। तो जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आती है वो आपको जितने भी आपके वर्किंग मंथ है
उसमें डिवाइड कर दिए जाएंगे। यही इस तरह से आपकी एवरेज रेट निकाल ली जाती है और आपको मंथली जो है आपका जो सैलरी देते हैं उसमें से आपको मंथली टीडीएस करते हैं। इससे क्या होता है कि आपके ऊपर भी बहुत ज्यादा लायबिलिटी नहीं आती है, वो हर महीने आपका टीडीएस काटते जाते हैं। हाँ, पर इस पूरे कैलकुलेशन जो होती है वो पूरे साल की एक साथ करते हैं और उसके बाद फिर वो आपका टीडीएस करते जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊंगी आपको कि कई बार होता है कि आपको एडवांस ये जो सैलरी का पेमेंट होता है, टीडीएस जो होता है वो एक्चुअल पेमेंट पे होता है। मतलब कि यदि आपको एडवांस सैलरी दी जा रही है तो फिर जब सैलरी दी जा रही है उसी वक्त आप पे टीडीएस कर लिया जाएगा। यदि आपको पुराना कोई अरियर मिल रहा है तो फिर वो पेमेंट करते वक्त दिया जाएगा। मतलब टीडीएस जो होता है सैलरी के ऊपर वो पेमेंट बेसिस पे होता है। तो यदि पेमेंट चाहे वो पहले कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, जब भी वो पेमेंट करेंगे तब उस वक्त आपका टीडीएस होगा। अब बात करते हैं कि जैसे एम्प्लॉयर क्या करेगा। एम्प्लॉयर को आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपए सैलरी के देने हैं और आपकी टीडीएस बन रहा है आपका 10,000 रुपए। तो आप एक तरह से एम्प्लॉय करेगा, इस 1 लाख में से 10,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट करेगा, 90,000 रुपए आपको पेमेंट कर देगा। तो अब उस 10,000 रुपए जो उसने टीडीएस किया है उस 10,000 रुपए के बदले वो आपको एक फॉर्म 16 देगा। फॉर्म 16 में सारी डिटेल होती है कि आपका कब कब टीडीएस किया गया है, वो टीडीएस कब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा किया गया है, आपका पूरा कंप्यूटेशन भी उसमें अटैच होता है और कैसे आपकी उसकी कैलकुलेशन की गई वो सारा उसमें फॉर्म 16 में आपके पास डाटा रहता है। तो एम्प्लॉयर के द्वारा आपको फॉर्म 16 दिया जाता है। अब हम ये भी देख लेते हैं कि टीडीएस कब डिडक्ट किया था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि टीडीएस जो है एक्चुअल सैलरी का जो पेमेंट होता है उस वक्त होता है। चाहे यदि आपको एडवांस सैलरी मिल रही है, अरियर मिल रहा है, तब भी आपको उस समय पेमेंट के वक्त ही आपका जो है टीडीएस होगा। हाँ, यदि आपकी जो मैंने कहा था कि पूरी कैलकुलेशन कर ली जाती है, पूरी कैलकुलेशन के बाद पता चलता है कि आपकी जो सैलरी है उस पर कोई टीडीएस बन ही नहीं रहा है क्योंकि आपकी जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम सैलरी है, तो फिर वहां पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एज 60 ईयर्स से आपकी कम एज है तो मिनिमम इनकम क्या है, जो स्लेब है आपकी 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। तो 2.5 लाख, अब आपकी इनकम 2.5 लाख ही निकल रही है तो फिर क्या आपके ऊपर कोई टीडीएस नहीं होगा। तो ऐसे में आपके ऊपर 1 रुपए का भी टीडीएस नहीं होगा अगर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है। तो आपकी पूरी कैलकुलेशन करने के बाद यदि टैक्स लायबिलिटी बनती है तो ही आपके ऊपर टीडीएस होगा, नहीं तो वो क्या होगा, आपके ऊपर टीडीएस नहीं होगा। अब ये जो टीडीएस आपका हुआ है वो आपका फॉर्म 16, फॉर्म 20, फॉर्म 16 में तो सर्टिफिकेट आपको दिया ही जाएगा। इसके बाद जो आपका खुद का मतलब एम्प्लॉय का जो 26S होता है और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो होता है उसमें भी इसकी डिटेल दिखेगी कि इस एम्प्लॉयर के द्वारा इतना इतना आपका टीडीएस हुआ है। तो अब ये सारी डिटेल आप उसमें चेक, आप फॉर्म 16 जरूर लें। फॉर्म 16 से अपने फॉर्म 26S और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करें। यदि उसमें कुछ भी गलत होता है तो फिर आप क्या करें, अपने फॉर्म 16 में आप अपने एम्प्लॉयर को से उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। तो आपको ये क्रॉस चेक भी जरूर करना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आपका टीडीएस तो वो हो गया हो, फॉर्म 26S में आपका टीडीएस नहीं दिख रहा हो। अब बात आती है कि आपका टीडीएस तो कर दिया गया, आपके पास फॉर्म 16 भी आ गया, लेकिन अब क्या करना है। तो अब एम्प्लॉय को क्या करना होगा कि ये जो फॉर्म 16 के बेसिस पे या फॉर्म 26S है, अभी जितना टीडीएस आपका हुआ है, अब आप क्या करेंगे, अपना रिटर्न फाइल करेंगे। उस रिटर्न में आप जो है टीडीएस जो टैक्स वाला जो फॉर्म रहता है, टैक्स वाला जो कॉलम रहता है, उसमें जाके आपको टीडीएस वाले कॉलम में आपको अमाउंट डालनी होती है जो कि ऑटोमेटिक आ जाती है रिटर्न में। तो वो टीडीएस आपको क्या कंफर्म करना होता है कि हाँ हमारा इतना टीडीएस हुआ है। फिर आपकी जो पहले क्या करता है, उस पूरा रिटर्न जो आप भरेंगे तो आप जितनी भी इनकम लेंगे, हो सकता है आपकी और एक्स्ट्रा इनकम भी हो, वो इनकम भी आप ऐड कर देंगे। सैलरी भी जितनी आपको ग्रॉस मिली हो, ग्रॉस सैलरी ऐड कर देंगे।
वो सब करेंगे, उसमें से वो कोई डिडक्शन वगैरह सब डालेंगे, अपनी एटीसी की डिडक्शन है, होम लोन की, जो भी सारी चीजें आप उसमें डालने के बाद जो फाइनल आपकी लायबिलिटी आती है उसमें से जो टीडीएस की अमाउंट है वो एडजस्ट हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी फाइनल लायबिलिटी आ रही 50,000 रुपए और आपका टीडीएस हुआ है 10,000 रुपए, तो अब फाइनल लायबिलिटी तो आपकी 50,000 रुपए और आपका टीडीएस तो 10,000 है, तो क्या करेंगे, अब आपसे 40,000 रुपए और आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा। और मान लो कि यदि आपका 10,000 रुपए आपकी जो है टैक्स लाइबिलिटी आ रही है और आपका टीडीएस 20,000 रुपए हो गया, तो अब क्या होगा कि आपको 10,000 रुपए का रिफंड मिल जाएगा। तो इस तरह जो भी एक्सेस अमाउंट यदि है तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड मिलने के लिए जरूरी है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। टीडीएस होने का मतलब ये नहीं है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लाइबिलिटी आपके ऊपर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको फाइल करना ही है।